हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो बच्चों, आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमारा टर्म 1 में आने वाला है, और वो है हमारा रियल नंबर। अब देखते हैं हम लोग रियल नंबर में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। और इस फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को नंबर सिस्टम जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इरेशनल, और उसके बाद हम रियल की बात करेंगे। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। और ये क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनमें कि जीरो अगर इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल नंबर में तो वो बन जाते हैं होल नंबर। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो विल बी द होल नंबर। अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स में क्या होते हैं, सारे निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। तो सारे निगेटिव का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, जिनको कि हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। याद है नंबर लाइन कि निगेटिव नंबर्स भी रखते हैं, पॉजिटिव भी रखते हैं, जीरो भी रखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगला आता है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो चला गया, डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो वो डिफाइन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे अगर -1/2 हमने ले लिया, 11 ले लिया, -7/7 ले लिया, और -23/5 ले लिया, ये सब क्या है, ये सब आपके रेशनल नंबर्स हैं। कहोगे सर 11 तो है नहीं, क्या 11 को 11/1 नहीं ले सकते हो, -7 को -7/1 नहीं ले सकते हो? तो ये सब क्या होंगे, ये सब आपके रेशनल्स होंगे। इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर के सेट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और वे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं उनको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। जैसे √2, √3, √7, जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब आपके क्या हैं, इरेशनल नंबर। √2, √3, √7, इस तरह पाई भी एक आपका रेशनल नंबर है। कहोगे सर नहीं, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ये एक रेशनल नंबर है। पाई अगर 22/7 लिखा है तब वो रेशनल है, लेकिन अगर पाई लिखा हुआ है, पाई एक क्या है, पाई एक सिंबल है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। पाई अगर लिखा है तो ये इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 लिखा है तो वो आपका रेशनल होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर रियल की बात करें बच्चों, तो रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें कि ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर क्या रियल नंबर का पार्ट है, हाँ है। क्या होल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, हाँ है। इंटीजर है क्या, हाँ। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं। कहोगे सर रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर होता है क्या? तो देखो बच्चों, रियल नंबर के अलावा अगर हम बात करें तो रियल नंबर के अलावा एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर के अलावा क्या होता है, रियल नंबर के अलावा एक नंबर होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, 11th क्लास में आप जाके इसको देखोगे। तो इमेजिनरी को हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रियल नंबर की। और इमेजिनरी का मतलब समझते हैं, इमेजिनरी मतलब वास्तविक, हाँ आभासी, वास्तविक नहीं, रियल मतलब वास्तविक है, जिसको कि हम लोग देख पाते हैं, लिख पाते हैं। इमेजिनरी नंबर होते जरूर है लेकिन वो रियल नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया हमारा
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, देखो अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा। अब रियल नंबर हम लोग बात करेंगे कि लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है। तो लेमा बच्चों जो होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसको कि हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम लोग लेमा बोलते हैं। याद रहेगा लेमा कि इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। अब देखो, अब आते हैं हम एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम क्या होता है? ये एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, मतलब इसमें वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, उसका एक सीरीज होता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। किसी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम उसमें अगर स्टेप्स लगा रहे हैं तो वह हम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा जो आता है वो आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिए गए हैं, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो हमारे पास दो इंटीजर यूनिक इंटीजर मिलेंगे क्यू और आर, वो किसको सेटिस्फाई करेंगे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या है? आर लाइज बिटवीन 0 टू बी वेयर इक्वलिटी होल्ड ऑन 0। ठीक है, इसको तो याद रखना है, इसको क्या करना है? याद रख लेना है, एकदम गांठ बांध लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करते क्या है। अगर यहाँ की बात करें बच्चों हम लोग, तो यहाँ ये आता कहाँ से है, ये कैसे आया, ये रिलेशन जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ये कैसे आया? इसके लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने दो नंबर्स लिए और यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे एक चीज़ भूल गया हूँ मैं कि यहाँ पे कंडीशन होती है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए, तब हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख पाएंगे। ठीक, तो बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए हम लोगों ने एक चीज़ देखी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लिए दो हमने नंबर्स लिए 17 और 3। अब यहाँ पे जो बड़ा होता है उसको हम लोग ए लेते हैं, तो ए की वैल्यू 17 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हमारा अगला काम क्या होगा कि अब ये पता करना होगा कि वो दो यूनिक इंटीजर जो क्यू और आर थे वो कहाँ से मिलेंगे हमको। तो हम क्या करेंगे, 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ बचा 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 17 को हम लोग कैसे लिखेंगे। हम लोग एक बचपन पढ़ते थे ना, 7 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम 17 को लिखना चाहें, 17 इज इक्वल टू लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 2। तो अब देखो हमारे पास क्या था, दो ही इंटीजर्स थे ना, 17 और 3। तो अब हमारे पास दो इंटीजर और मिल गए। यहाँ देखो क्या मिला, क्यू और आर, 5 और 2। वो कैसे मिले? तो वो मिले कैसे कि हमने उसको डिवाइड किया, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया तो कुछ कोसेंट मिला, कुछ रिमाइंडर मिला। तो हम लोग लिखते क्या थे, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये लिखते थे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने लिखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बेसिकली ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, इसमें जो ए और बी दो इंटीजर हुआ करते थे, तो जो बाद में दो इंटीजर क्यू और आर मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं कि आपने डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया तो आपको कुछ कोसेंट और रिमाइंडर मिला, उसी को आप ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आप लिखते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि कैसे ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर जो b होगा उससे छोटा ही रहेगा हमेशा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अभी तो हमने लेमा देखा, अब एल्गोरिदम क्या होता है। हमने बताया था एल्गोरिदम में कि इसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स होंगे जिसका यूज़ हम लोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, टू ऑब्टेन द HCF, यहाँ हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B का, विथ A इज ग्रेटर देन B, कि यहाँ पे A जो है B से बड़ा है। तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो होंगी वो देखिए।
सबसे पहली स्टेप, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये ईडीएल लिखा हुआ ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी एंड फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर। अब हम ए और बी पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और क्यू और आर फाइंड करेंगे। तो ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। कंडीशन क्या होती है, आर लाइज बिटवीन 0 to b वेयर इक्वलिटी होल्ड ऑन 0। ठीक है, ये हम लगाएंगे। अब देखो स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगर ये हमारा रिमाइंडर है जो ये 0 हो जाता है, इफ दिस रिमाइंडर विल बी 0, तो अब हमारा जो एचसीएफ होगा ए और बी का, जो दो नंबर्स हमने लिए थे उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो डिवाइज़र होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कब, जब आर 0 है। लेकिन अगर इफ़ आर डज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ तो क्या होगा भैया, तो हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर से, किस पे, बी और आर पे। अब जो डिवाइज़र और रिमाइंडर था उनके ऊपर फिर से हम लोग लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस तरह हम लोग बी को कुछ लिखेंगे आर इंटू एम प्लस एल, यहाँ पे एम क्या है, कोसेंट है, और एल क्या है, रिमाइंडर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे एल 0 हो गया तो बी और आर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हम ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और इन द लास्ट स्टेप, जो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो उस टाइम पे डिवाइज़र होगा दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जो रिमाइंडर 0 होने पे जो डिवाइज़र आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब हम आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 740 एंड 45। अब यहाँ पे देखो 740 और 45 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ लेमा नहीं यूज करना है, हम लोग को एल्गोरिदम यूज करना है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में स्टेप्स आते हैं ना, उसका यूज हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करना है और 740 और 45 का एचसीएफ निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा कि यहाँ पे 740 जो है वो ग्रेटर देन 45 है। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे और यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप जानते हो, पहले इसको डिवाइड करते हैं, 45 1 जा 45, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2, 0 उतारेंगे तो अब जाएगा 6 टाइम्स, ये मिल जाएगा 270, रिमाइंडर बच गया 20। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अब किस में डिवाइड करेंगे, इस 20 से डिवाइज़र जो था 45 में डिवाइड करेंगे। तो अब 45 में 2 बार टाइम्स जाएगा तो मिलेगा 40। अब यहाँ बचा 5 रिमाइंडर। अब 5 से किसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइज़र था 20, अब उसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20। अब यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखो, अब हमारा ये तो हमने बगल में कर लिया। अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 740 जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है 45 से। तो यहाँ पे हियर 740 इज़ ग्रेटर देन 45। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 740। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे ए इज इक्वल टू 740 और बी की वैल्यू ले लेंगे 45, क्योंकि हम लोग ए इज ग्रेटर देन बी हमारा होता है। अब क्या करेंगे, अब अगर हमारा स्टेप 1 होगा कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम लोग स्टेप 1 हमारा चलेगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। किसके ऊपर अप्लाई करना है बच्चों, ए और बी के ऊपर। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ईडीएल का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 740 एंड 45। चलो तो अब देखो 740 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लोगों ने पढ़ा था, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 740 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब वहाँ देखो 45 इंटू कोसेंट कितना आया था डिवाइड करने पे 16, यहाँ से 16 कोसेंट आया तो 16 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया था 20, तो ये लिख लिया। अब यहाँ देखा कि रिमाइंडर जो 20 आया है ये 0 नहीं है, रिमाइंडर 20 डज नॉट इक्वल टू 0, हियर 20 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, स्टेप 2 चलेंगे। क्या करेंगे, स्टेप 2।
अब स्टेप 2 पे क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाएंगे किसके ऊपर, 45 और 20 के ऊपर। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ऑन 45 एंड 20। 45 और 20 पे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो डिवाइज़र और रिमाइंडर बचा है उसके ऊपर हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ से लिखेंगे 45 इज इक्वल टू, अब 45 में आप 20 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट कितना आया, 2 आया, रिमाइंडर कितना आया, 5। तो 45 इज इक्वल टू 20 इंटू 2 प्लस 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ फिर से देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ गया, तो हियर 5 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 पे चलेंगे। ठीक है, स्टेप 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पे फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एडियल टू, अब किस पे ऊपर अप्लाई करेंगे, 20 और 5 के ऊपर। अब जो डिवाइजर और रिमाइंडर था उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, 20 एंड 5। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड किया तो क्या है क्वोशिएंट, 4। 5 इंटू 4, देखो क्वोशिएंट आया 4 प्लस रिमाइंडर आया 0, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर जब 0 हो जाता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो अब हमारा क्या होगा, एचसीएफ जो होगा, अब देखो यहाँ पे 20 और 5 इनका एचसीएफ, 20 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा, 5। यही एचसीएफ जो होगा ये 45 और 20 का भी होगा, 45 और 20 का भी एचसीएफ 5 ही होगा। और किसका एचसीएफ होगा, यही एचसीएफ 740 और 45 का भी होगा, 740 एंड 45 का भी एचसीएफ क्या होगा, यही आपका 5 ही होगा। तो ये हमारा हो गया बच्चों कि कैसे हमने यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम लगा के दो नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया। तो हमारा हो गया एचसीएफ 740 और 45 का 5। ओके, चलो तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हम लोग को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो अब देखो फिर से वहीं हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, 867 में 255 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार ले जाते हैं। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7, तो हो गया 765। चलो रिमाइंडर देखो 2 हो गया 0 1। अब 102 से 255 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स ले जाइए तो 204 हो गया। रिमाइंडर बचा 151। अब 51 से किसको डिवाइड करेंगे, 102 को। तो अब 102 डिवाइड किया तो 2 टाइम्स ले गए तो 102 आ गया। रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, 0। तो अब हम लोग अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हियर 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, तो अप्लाई स्टेप 1 हमारा आएगा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे किसके ऊपर, 867 और 255 के ऊपर। ठीक है, अब देखो जब हम 867 और 255 पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255। अब देखो जब 255 से डिवाइड किया था तो क्वोशिएंट कितना आया था, 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 102। तो अब यहाँ पे हियर 102 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे जी को 102 जो रिमाइंडर आया है 0 तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, तो अब स्टेप 2 पे देखो क्या होगा। अब यहाँ पे हम किसके ऊपर लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा,
अब लगाएंगे 255 और 102 के ऊपर। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ईडीएल टू 867 एंड 255, सॉरी 255 एंड 102, 255 एंड 102। अब यहाँ पे 255 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि क्वोशिएंट आया था 2 और रिमाइंडर आया था 51, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51। ठीक है, अब देखो हियर 51 डज नॉट इक्वल टू 0, तो 51 जब 0 नहीं है तो अब चलेंगे हम स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप 3 पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखो कि अब अप्लाई किस पे करेंगे, 102 और 51 पे क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ईडीएल टू 255 102 एंड 51 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। अब यहाँ से 102 इज इक्वल टू लिखेंगे 51 से डिवाइड किया 102 को तो क्या मिला, 2 क्वोशिएंट मिला प्लस रिमाइंडर 0 मिला। जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो एचसीएफ हमें मिल गया ना, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा एचसीएफ जो होगा 102 और 51 का एचसीएफ 51 होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 102 एंड 51, इनका एचसीएफ क्या हो गया 51। यही एचसीएफ किसका हो जाएगा 255 और 102 का, और यही एचसीएफ किसका हो जाएगा 867 और 255 का, 867 और 255 का। और ये कितना आया बच्चों, ये आया 51। तो इस तरीके से हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा करके ये कितना आया 51। लास्ट जो डिवाइजर होगा दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ द टू रिक्वायर्ड टू जो नंबर दिए गए थे उनका रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा 51। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो आप एक बार से फिर से वीडियो देखो, आराम से समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ इसी पे बेस्ड, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। देखिए आपको सब में एचसीएफ ही फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके। आपको आंसर्स भी दे दिए गए हैं ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आंसर आपको पता रहे, तो आपको क्वेश्चन आसानी से हो सकेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को देख करके ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनको अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो ये मान के चलो कि आपको इस टॉपिक पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे गलती होने की चांसेस न के बराबर रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो। हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।